गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जीके के सफर में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं जो लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। एक ऐसा प्रश्न जो ना केवल आपको जागरूक बनाता है बल्कि आपको ये बताता है कि हम किस युग में जी रहे हैं, उस युग का आयाम क्या है। 10वीं, 12वीं, बीए, एमए, ये सभी वो कक्षाएं हैं जहां ये प्रश्न बार बार अलग अलग विषयों जैसे आपका इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र, पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान, हिस्ट्री यानी कि इतिहास, सोशोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र, व्यवसाय अध्ययन यानी कि बिजनेस स्टडीज, यानी कि लगभग लगभग यह विषय सभी जगह आता है और इसके बारे में चर्चा विस्तार से की जाए। तो आइए शुरू करते हैं। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, वैश्वीकरण किसे कहते हैं और इसके आयाम क्या हैं। वैश्वीकरण शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, विश्व और एकीकरण। विश्व का अर्थ संपूर्ण संसार, इस संसार के सभी देश, और एकीकरण का अर्थ एक करना, यानी विश्व के सारे देशों को सहयोग के माध्यम से, व्यापार के माध्यम से एक करना, एक सूत्र में पिरोना। अगर इसकी परिभाषा को व्यक्त करें तो कह सकते हैं वैश्वीकरण के अंतर्गत एक देश को विश्व के अन्य देशों के साथ आर्थिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक और अन्य विभिन्न आयामों से एक साथ जोड़ना। यह इस बात पर बल देता है कि अब पूरा विश्व एक संस्कृति है, एक विशिष्ट आयाम है, अर्थात आज के युग में कोई देश किसी से अलग नहीं है। यह इस प्रकार भी है कि आज कोई भी देश अपनी सभी जरूरतों को स्वयं पूरा करने में सक्षम नहीं है। सभी देशों की भौगोलिक विशेषताएं अलग अलग होती हैं। किसी देश में खनिजों की अधिकता है, कोई देश तकनीकी रूप से बहुत आगे है, कोई देश तेल में, पेट्रोल में बहुत आगे है, और कोई देश खाद्यान्नों में बहुत आगे है। यानी कि हम कह सकते हैं कि सभी देशों की प्रचुरताएं अलग अलग हैं, सभी देशों की विशेषताएं अलग अलग हैं, और क्योंकि सभी देशों में एक समान विशेषताएं नहीं पाई जाती हैं, तो अपनी विभिन्न जरूरतों को पूरा करने के लिए एक देश को दूसरे देश पर विभिन्न कारणों से निर्भर रहना पड़ता है। इन्हीं जरूरतों को वैश्वीकरण के द्वारा पूरा किया जाता है। वैश्वीकरण को हम ग्लोबलाइजेशन भी कहते हैं, इसे भूमंडलीकरण के नाम से भी जाना जाता है। अगर स्पष्ट रूप में कहा जाए तो 1960 के बाद वैश्वीकरण की स्थिति बनी और 1980 के आते आते वैश्वीकरण में बहुत तेजी आ गई। वैश्वीकरण इस बात पर जोर डालता है कि सभी देशों को अपने आर्थिक हित, अपने आर्थिक आयाम साथ लेकर चलने चाहिए। वैश्वीकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है। बहुआयामी का अर्थ है यानी कि इसमें एक साथ कई चीजें पूरी होती हैं। नंबर एक है इसका वस्तुओं और सेवाओं का मुक्त प्रवाह,
यानी कि सभी देश, यानी कि विश्व में जितने भी देश हैं अपनी वस्तुएं और सेवाएं पूरे विश्व में कहीं भी क्रय विक्रय कर सकते हैं। उसका उत्पादन भले ही किसी एक देश में होता हो, परंतु उसका विक्रय विश्व के किसी भी देश में हो सकता है। और कोई भी उपभोक्ता किसी भी देश से वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय कर सकता है। यानी कि हर प्रकार के प्रतिबंधों को हटा देना, वस्तुओं और सेवाओं के मुक्त क्रय विक्रय को बढ़ावा देना। नंबर 2 है मुद्रा का मुक्त प्रवाह। मुद्रा यानी कि करेंसी, मुद्रा यानी कि पैसा। विश्व में लगभग 200 से ज्यादा देश हैं और सभी देशों की अपनी मुद्राएं हैं। कई देशों की अपनी साझा मुद्रा है, परंतु मुद्रा के माध्यम से सभी व्यापार किए जाते हैं। क्योंकि मुद्रा कई बार अवरोध उत्पन्न करती है, जैसे भारत की मुद्रा अमेरिका में नहीं चलेगी, अमेरिका की मुद्रा भारत में नहीं चलेगी, तो एक अवरोध उत्पन्न होता है। तो मुद्रा के अवरोधों को दूर करने के लिए वैश्वीकरण मुद्रा के मुक्त प्रवाह की वकालत करता है। यानी कि आप पूरे विश्व में कहीं से भी किसी भी मुद्रा से आप व्यापार कीजिए, लेन देन कीजिए, मुद्रा के माध्यम से कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होगा। इसका सीधा अर्थ यह है कि जब आप अपने पैसे में, यानी कि अपने देश की मुद्रा में कहीं विदेश में कोई सामान खरीदते हैं तो आप खरीद सकते हैं, परंतु आपको मूल्य वहां की मुद्रा के माध्यम से, यानी कि आपके रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपकी मुद्रा को यूरो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी कि अगर एक भारतीय अमेरिका से कोई चीज खरीदता है तो भले ही वो रुपए में पेमेंट करेगा, रुपए में देनदारी होगी, परंतु उसका माध्यम डॉलर बनेगा। और नंबर 3 है मानवीय श्रम का मुक्त प्रवाह। यानी कि सभी मानव शारीरिक और मानसिक रूप से अपनी सेवाएं विश्व भर में दे सकते हैं। यानी कि मानव के आवागमन पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध हटा दिया जाएगा। यानी कि एक मानव जो अपनी सेवाएं कहीं और देना चाहते हैं और वहां के देश के लोग उसकी सेवाओं को स्वीकार करते हैं, तो एक व्यक्ति अपना मानसिक और शारीरिक श्रम किसी भी देश में बेच सकता है और उसके बदले में अपनी आमदनी ले सकता है। वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसने संक्रमण को बढ़ावा दिया। वैश्वीकरण के माध्यम से व्यापार को बढ़ावा मिला है, आपसी सहयोग को बढ़ावा मिला है, देशों के बीच बंधन टूट रहे हैं, अवरोध कम हो रहे हैं। वैश्वीकरण वास्तव में न केवल आज की जरूरत है, बल्कि यह अनिवार्य रूप से देशों में स्थापित हो चुका है। वैश्वीकरण में सभी आयाम शामिल हैं, जैसे कूटनीतिक, राजनीतिक, व्यापारिक, आर्थिक, सभी। यानी कि वैश्वीकरण को हम किसी एक आयाम से नहीं देख सकते, इसमें विभिन्न आयाम शामिल हैं और ये आयाम हर प्रकार से देशों के हितों को प्रभावित करते हैं। अगर देखा जाए तो वैश्वीकरण बहुत ही लाभप्रद प्रणाली है, परंतु इसके अपने कई नुकसान भी हैं, इसकी सीमाएं भी हैं, हानियां भी। अगर वैश्वीकरण के दोष देखे जाएं तो वैश्वीकरण का सबसे बड़ा दोष यह है कि इससे अमीर देश और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब देश और गरीब होते जा रहे हैं। वैश्वीकरण के माध्यम से सभी बड़े देश जैसे अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, ये सब अपने यहाँ तैयार वस्तुओं को दूसरे देशों पर थोप रहे हैं। वैश्वीकरण के अंतर्गत एक शब्द और विकसित हुआ है, MNC, यानी कि मल्टी नेशनल कंपनीज या बहुराष्ट्रीय निगम। बहुराष्ट्रीय निगम के माध्यम से अमीर देश गरीब देशों में जाकर, विकासशील देशों में जाकर अपनी इकाइयां, अपने प्लांट, अपने कारखाने स्थापित करते हैं। वहां पर रिसोर्सेज भी उस देश के होते हैं, काम करने वाले भी उस देश के होते हैं और खरीदने वाले भी उस देश के होते हैं, परंतु जो वस्तु बनाई जाती है, खरीदी जाती है, बेची जाती है, उसका शुद्ध लाभ ये बड़े देश अपनी ओर ले लेते हैं। यह वैश्वीकरण का सबसे हानिकारक प्रभाव है। वैश्वीकरण के फलस्वरूप किसानों पर, मजदूरों पर
गरीबों पर मार पड़ी है। यानी कि वैश्वीकरण एक कुंजी के रूप में सफल तो है, परंतु इसके अपने हानिकारक प्रभाव। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप जान गए हैं कि वैश्वीकरण किसे कहते हैं, इसके आयाम क्या है। एक बार दोबारा बता देते हैं। वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ है विश्व का एकीकरण, यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया जब किसी देश को विश्व के अन्य देशों के साथ आर्थिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक और सामरिक रूप से जोड़ दिया जाता है ताकि एक देश अपने हितों को पूरा कर सके। इसे वैश्वीकरण कहते हैं। यानी विश्व के सभी देशों को एक सूत्र में पिरोना। और वैश्वीकरण मुख्य रूप से आर्थिक हितों को बढ़ावा देता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है अब आप जान गए हैं वैश्वीकरण क्या है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हम अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंच सकें। धन्यवाद।